दोस्तों, आज की कहानी है जीजा जी। मैं आपके छुअन से थोड़ा बहक गई थी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं एक भूल की वजह से सनम अपनी भी बड़ी बहन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मगर यह क्या, बहन को जब पता चला कि सनम के पेट में उसके ही पति का अंश पल रहा है तो वह गुस्सा होने की बजाय खुश हो रही थी। आखिर क्यों? मेरी आंखें बंद हो रही हैं, सांसें तन का साथ छोड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो मम्मी की आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। सनम, आंखें खोलो बेटा। क्या हो रहा है तुझे सनम? मैं आंखें नहीं खोल सकती। शायद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, पर अनंत की डगर पर जाते जाते मेरी आंखों के सामने जिंदगी की हर घटना किसी फिल्म की तरह प्रतिबिंबित हो रही है। मम्मी के उस वाक्य ने मुझे स्कूल से लेकर अब तक की जिंदगी का स्मरण करा दिया और मैं अतीत की गलियों का सफ़र करते हुए कुछ साल पीछे चली गई। रोज़ सुबह मम्मी कितनी सारी आवाज़ लगाकर उठाती थी, सनम बेटा उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मुझे भी मम्मी के मुंह से बेटा शब्द सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो जानबूझकर बिस्तर पर ही पड़ी रहती। और जब तक मम्मी सनम से सन्नूडी पर आकर डांटती नहीं और मुझे जगाने के चक्कर में पूरा घर जाग जाता, तब दौड़ती हुई बाथरूम में घुस जाती थी और मम्मी भी झूठा गुस्सा जताते हुए रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली जाती। मम्मी, पापा, सागरिका दीदी, सामर्थ और मुझे मिलाकर कुल 5 लोगों का हमारा छोटा सा परिवार है। एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े शांति से जिंदगी जी रहे थे। मेरी सागरिका दीदी बहुत शांत और सरल स्वभाव की है और मैं थोड़ी सी चंचल। दीदी मुझे बहुत प्यार करती है, पर एक बात मेरी दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं। दीदी की अपनी चीज़ें कोई और इस्तेमाल करे वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। पापा हमेशा तीनों बच्चों के लिए एक सी चीज़ें लाते थे, पर मुझे हमेशा दीदी की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो चोरी छिपे दीदी की चीज़ें इस्तेमाल कर लिया करती थी। तो उस पर दीदी चिल्लाकर पूरे घर को सिर पर ले लेती। घर में किसी बात पर कभी कलेश नहीं होता था, पर इस बात पर जंग छिड़ जाती। मम्मी पापा के बहुत डांटने पर सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी बोलकर मैं छिड़क लेती। दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी। देखते ही देखते दीदी ग्रेजुएट हो गई और मैं कॉलेज में आ गई। पापा दीदी के लिए लड़का ढूंढने लगे और वह दिन भी आ गया। दीदी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता आया। सूरत में अपना बिजनेस संभाल रहे आदित्य के साथ दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। आदित्य के मम्मी पापा मुंबई में रहते थे क्योंकि उनकी एक ब्रांच वहां पर थी। बहुत ही सरल व समझदार और दिखने में हैंडसम थे आदित्य। मेरी दीदी भी गोरी, सुंदर और सलीकेदार है। दोनों की जोड़ी बहुत जमती थी। पापा ने बड़ी धूमधाम से दीदी की शादी की। दीदी के ससुराल जाते ही मेरी जिंदगी में एक खालीपन भर गया। मुझे हर बात पर दीदी की याद आती। आहिस्ता आहिस्ता दीदी के बगैर जीने की आदत डाल रही थी। ऐसे में दीदी की शादी को 3 साल बीत गए थे। बीच में 2-3 बार दीदी घर आई थी, पर जीजू सिर्फ 1-2 बार ही आए, बस फोन पर बातें होती। पढ़ाई की वजह से मैं भी 1-2 बार ही दीदी के यहाँ गई थी, इसलिए जीजू का ज़्यादा परिचय नहीं था, पर दीदी से उनकी बहुत तारीफ सुनी थी। देखते ही देखते दीदी ने खुशखबरी दी। दीदी माँ बनने वाली थी। मैं तो मौसी बनने के ख्याल से ही झूम उठी। घर में नन्हे मेहमान के आने की तैयारियां शुरू हो गई। मम्मी पापा भी नानी नाना बनने वाले थे। यह सुनकर खुशी से पागल हो गए, पर दीदी की तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी। जीजू दीदी को अपनी नज़र के सामने रखना चाहते थे और मम्मी पापा दीदी को हमारे घर लाना चाहते थे। जीजू के मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो वे भी दीदी की देखभाल नहीं कर पाती। इसलिए यह तय हुआ कि अगले कुछ महीने दीदी हमारे यहाँ रहेगी और डिलीवरी के वक्त जीजू के यहाँ। दीदी को पापा हवाई जहाज़ से ले आए। उनके आते ही घर चहक उठा और मैं इसलिए ज़्यादा खुश थी कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, तो अब आराम से दीदी के साथ वक्त बिता सकती थी।
मैं दीदी का बहुत ख्याल रखती थी और मम्मी भी दीदी को बिस्तर से उठने नहीं देती थी। फिर भी दीदी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई और वे 7वें महीने में ही एक दिन उन्हें जोरों का दर्द उठा और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जीजू भी तुरंत आ गए, पर डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे को नहीं बचा पाए। दीदी और जीजू दोनों ही टूट गए। तब माँ ने कहा कि बच्चे के साथ लेन देन नहीं होगा, कुदरत दोबारा सुख देगा। पर डॉक्टर ने कहा कि दोबारा माँ बनने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि सागरिका का ट्यूस कमज़ोर है, 9 महीने तक बच्चे को कोख में नहीं पल सकता। यह सुनकर दीदी को बहुत बड़ा झटका लगा। एक स्त्री तभी संपूर्ण कहलाती है जब उसे माँ का सुख प्राप्त होता है। दीदी पर भी यही बात लागू होती थी। दीदी मानो भूत बन गई, जिंदगी से रस ही उड़ गया। अकेली बैठी पता नहीं क्या सोचती रहती। सारे घर वाले मिलकर भी दीदी को खुश नहीं रख पा रहे थे। 2 महीने बीत गए, तब दीदी अपने बच्चों को भूल ही नहीं पा रही थी। जीजू दीदी को लेने आ गए, पर दीदी की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि तो उनका ध्यान रखने के लिए मम्मी पापा ने मुझे दीदी के साथ सूरत भेज दिया। मैं और जीजू दीदी को हंसाने की भरपूर कोशिश करते रहते थे, पर दीदी को डिप्रेशन से बाहर निकालने का नाकामयाब रहे। दीदी खाने पीने में भी लापरवाह रहने लगी और ना किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रही थी। एक दिन हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से वह चक्कर खाकर गिर गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन और ब्लड चढ़ाना होगा और 3-4 दिन अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। दीदी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। घर और जीजू की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अस्पताल वाले वहाँ किसी को रहने नहीं देते। वहाँ का स्टाफ ही मरीज को देखता। मैंने अच्छे से सब संभाल लिया, पर दीदी की चिंता में जीजू भी अपनी सेहत के प्रति लापरवाह होते चले गए। अगली रात 2 बजे मैं पानी पीने उठी तो देखा कि जीजू बालकनी में खड़े आसमान की तरफ देखकर चिंता में जाग रहे थे। नींद कोसों दूर थी। मुझसे जीजू की यह हालत देखी नहीं गई। मैं अहिंसा से जीजू के पास गई और सांत्वना देते हुए पानी का गिलास देकर समझाने लगी कि सब ठीक हो जाएगा, सो जाइए। जीजू मुझसे लिपट कर रोने लगे। सनम, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या हुआ हमारे साथ यह सब? मैंने भी जीजू को रोने दिया ताकि दर्द थोड़ा कम हो, पर आहिस्ता हम दोनों पर पता नहीं कौन सा नशा छाने लगा। विपरीत शख्स की पहली छुअन पाकर थोड़ी मैं बहक गई और बहुत महीने के प्यासे जीजू मुझसे दीदी को ढूंढने लगे। नज़दीकियों को कब हम दोनों को अपनी आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला और मैं जो नहीं होना चाहिए वह हो गया। सारी सीमाओं को लागने के बाद हम दोनों को होश आया। मैं तो थक से रह गई। हाय, यह मैं क्या कर बैठी? दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मम्मी पापा से कैसे नज़रें मिला पाऊंगी? पर जो हुआ उसे कैसे झुठलाऊं? जीजू मुझसे नज़रें तक नहीं मिला पा रहे थे। बार बार मुझे सॉरी कहते रहे, पर उनके अकेले की गलती भी नहीं थी, न उन्होंने ज़बरदस्ती की थी। इस गुनाह में मैं बराबर के हिस्सेदार थी। हम दोनों ही बहक गए थे। जीजू ने अब घर आना बंद कर दिया। आपस में ही लंच मंगवा लेते थे और वहीं पर सो जाते थे। दीदी 1 सप्ताह बाद अच्छी होकर घर आई गई। अब जीजू को घर आए बगैर चारा नहीं था। दीदी अब थोड़ी मूड में रहने लगी थी, पर मुझे और जीजू को चुप देकर टोकती। आखिर आप दोनों को हुआ क्या है? जो पूरा घर सिर पर लिए घूमते थे, अचानक यह परिवर्तन क्यों? अब तो मैं भली चंगी हूँ, अब तो दोनों खुश रहो। पर क्या जवाब देते हम दोनों? जीजू दीदी को बहुत ख्याल रखते थे, मगर मेरे साथ बात करने से भी कतराते थे। चाहकर भी हम दोनों उस कमज़ोर पल को भुला नहीं पा रहे थे। याद आते ही सिर शर्म से झुक जाता था। अब मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी अब आप ठीक हो गई है तो मैं घर जाऊँ। मम्मी पापा कुछ दिन बाद ही दीदी को देखने आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है तुझे, अब मम्मी पापा के साथ ही जाना, और ज़बरदस्ती रोक लिया। ऐसा करते 1 महीना बीत गया और एक दिन खाने की टेबल पर दाल की खुशबू लेते ही मुझे जोरदार मितली उठी। मैं दौड़कर बाथरूम में चली गई और वहाँ उल्टी हो गई। मैं
सोच में पड़ गई कि पेट में तो कोई गड़बड़ नहीं, फिर यह उल्टी किस बात की। और सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आज तक दीदी की हर चीज़ छिपकर इस्तेमाल कर लेती थी, पर उनके डांटने पर भी मज़े लेती थी। मैं आज पहली बार दीदी को जान से भी ज़्यादा अजीत जीजू के साथ अतरंग पल बिताने पर घोर पछतावा हो रहा था और खुद के प्रति तिरस्कार। किस मुंह से उन्हें बताऊं कि दीदी आज तक मैंने आपकी हर चीज़ को बिना बताए इस्तेमाल किया। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, एक दिन उसे भी मैं ओह, यह मैं क्या कर बैठी। आज अनजाने में ही सही अपनी उस आदत को दोहराने पर खुद पर शर्म आ रही थी। इतने में बाथरूम के बाहर से दीदी ने पूछा, सनम क्या हुआ, तू ठीक तो है? चल बाहर, आज हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैं स्वच्छता का चोला पहनकर बाहर आई तो दीदी से कहा कि शायद एसिडिटी हो गई है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। अपने रूम में आकर बिस्तर पर आधे मुंह लेटे इतना रोई कि आंसू सूख गई। इतना सुनते ही मम्मी ने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और पापा तो मानो मेरा मुंह तक देखने को तैयार नहीं थे। पीछे मुड़कर बोले, कल ही नर्सिंग होम जाकर सब क्लियर करवा लो। पर इतना सुनते ही दीदी को पता नहीं क्या हो गया कि मुझसे लिपट कर चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे की हत्या करने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगी। यह मेरा बच्चा है, मुझे हर कीमत पर चाहिए। दीदी मेरा सर चूमती हुई मानो बच्चे के आने की खुशी में मेरी और जीजू की गलती माफ़ कर दी।